अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुमताज़ अता एक बार फिर डॉक्टर मुमताज़ अता होम्यो ब्लॉग में आप लोगों को खुशामदीद कहते हुए अपने आज के ब्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। आज हम जिस मौजू को अपने ब्लॉग में शामिल कर रहे हैं वो कोई आम बीमारी नहीं है जिसे हम डिफ़ाइन कर सकें कि बुखार है, सर का दर्द है, चक्कर आना है या फिर गुर्दे का दर्द है, पेट का दर्द है या और खांसी है। इस तरह का कोई और एक स्पेसिफ़िक डिज़ीज़ आज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ना ही मैं आज किसी रेमेडी या होम्यो मेडिसिन पे कोई आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। हाँ, आज हम एक डिज़ीज़ ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके जो अलामात और साइन और सिम्टम्स हैं वो बीमारी उनके पीछे छुपी हुई है। बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत दिलचस्प मौजू का सिलेक्शन किया है मैंने आज आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूरेस्थीनिया को। जी हाँ, ये रिलेट करती है जहन से, दिमाग से, यानी उर्फ़े आम में हम यूँ कह सकते हैं कि ये एक ज़हनी बीमारी है या जहन का कुछ ना कुछ खलल इस बीमारी में पोशीदा होता है, जिसके साइन एंड सिम्टम्स हमें किसी और तरीक़े से मरीज़ बयान करता है, लेकिन उसके पीछे ज़हनी खलल ही मौजूद होता है। उसकी रीज़न ढूंढकर और उन साइन एंड सिम्टम्स को कलेक्ट कर फिर हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं और हम बहुत आसानी से इस मर्ज़ को तशख़ीस कर सकते हैं। ये एक ज़हनी बीमारी है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। खलल असाब भी इसको कहा जा सकता है, यानी नर्वस सिस्टम पर डिपेंड करती है ये बीमारी। और नर्व्स में जो भी दुखन, चुभन या नर्व से रिलेटेड जितने भी हमें डिसऑर्डर्स मिलेंगे किसी भी पेशेंट में, तो वो खलल असाब का ही नतीजा होंगे या न्यूरेस्थीनिया ही कहलाए जाएंगे। अब अगर हम बात करें कि ये क्यों होती है, तो सबसे ज़्यादा जो बड़ी रीज़न है वो आजकल की दौर में जो इखलाक़ी उलझने, बहुत सारे हैजान न्यू जनरेशन पे असाबी उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर या दबाव, और सिर्फ न्यू जनरेशन नहीं बल्कि आजकल के दौर में रहने वाला हर इंसान ही किसी न किसी हैजान या प्रेशर का शिकार ज़रूर है। तो ये रिलेट करती है असाब से और खलल असाब जन्म लेता है। अब बात करें उन साइन और सिम्टम्स की कि जिसकी वजह से हम बासानी पहचान सकते हैं कि मरीज़ को क्या साइन और सिम्टम्स हैं कि जिसकी वजह से हम कंफर्म करें कि ये खलल असाब में मुब्तला हो चुका है मरीज़। सबसे पहली जो अलामत मरीज़ लेकर हमारे पास आएगा वो है दुखन, यानी उसका पूरा जिस्म दुखने की कैफियत में होगा। मीन्स के वो शिकायत करेगा उसके जिस्म में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। और सेकंड जो होगा वो ये कि उसका मैदा ख़राब होगा, स्टमक प्रॉब्लम्स उसमें बहुत ज़्यादा हो चुकी होंगी। इसके अलावा एक मायूसी और नाउमीदी की कैफियत में मुब्तला होगा वो मरीज़, और हर वक्त सुस्ती, थकान और गुनूदगी जैसी कैफियत की भी शिकायत वो करेगा विदाउट एनी रीज़न, यानी कोई रीज़न उसे समझ नहीं आ रही होगी कि कोई रीज़न नहीं है, हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है और हर चीज़ सही जा रही है, लेकिन उसके बावजूद वो ये तमाम चीज़ें डिफ़ाइन करेगा कि जिस्म भी दुखता है, मैदा भी ख़राब रहता है, मायूस भी हूँ, ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं, अपने आप से बहुत ज़्यादा मायूस होगा और नाखुश होगा। ऐसा मरीज़ अपने आप को अकेला और तन्हा महसूस करता है। वो अपने जिस्म में शदीद दर्द की शिकायत करता है। इसके साथ साथ वो ये बताता है कि उसके कान बज रहे हैं, उसके कानों में सीटियों की सी आवाज़ें गूंज रही हैं और उसकी पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो दिल की धड़कन की तेज़ी की भी शिकायत करता है और ऐसा महसूस होता है जैसे अब उसके जिस्म में ताकत नहीं रही। वो बार बार अपनी जिस्मानी ताकती का बहुत ज़्यादा इजहार करता है और अपने आप को थका थका ना सिर्फ महसूस करता है बल्कि उसका अगर हम पोस्चर देखें तो वो भी हमें बज़ाहिर बहुत थकावट का शिकार नज़र आ रहा होता है। तो अगर हम उसकी थॉट्स पे जाएं कि वो किस किस्म की थॉट्स रखता है, तो मुस्तक़बिल के ख़दशात उसे परेशान किए रखते हैं।
वो अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिहाज से बहुत अनकॉन्शियस होता है और वो कुछ भी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कर रहा होता है। इस वक्त जब मरीज़ इस किस्म के खलल असाब में मुब्तला हो जाता है तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा नाकाम शख्स तस्वुर करते हुए हर किस्म के नेगेटिविटी वाले थॉट्स ना सिर्फ फील कर रहा होता है बल्कि उन पर इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश कर रहा होता है, और वो अपने आप को एक नाकारा और बिल्कुल ही नाकाबिले समझे बर्दाश्त किस्म की शख्सियत तस्वुर किए हुए होता है। और वो उसके माइंडसेट में ये होता है कि मैं जो भी काम करूँगा वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, या फिर मुझसे वो कंप्लीट होगा नहीं, या वो काम अधूरा रह जाएगा, सही तरीके से नहीं हो सकेगा। अपने अंदर का जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लेवल है उसका बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका होता है और वो अपने आप में एक बहुत ही थका हुआ और मायूस शख्स हमें नज़र आ रहा होता है। और ऐसा शख्स जब भी हम देखें तो ज़ाहिर है या तो वो फिर बहुत ज़्यादा मजहबी थॉट्स की तरफ चला जाएगा, वो बहुत ज़्यादा मजहबी ख्यालात का हामिल हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चला जाएगा, या फिर वो थर्ड वन जो उसका वो अपने आप को इन तमाम चीज़ों से निकालने के लिए, अपने असाब को रिलैक्स करने के लिए फिर वो नशे की साइड पर अपने आप को ले जाता है। और ये बात नहीं है कि अगर वो नहीं समझ रहा होता है, लेकिन उसके जो मनफी थॉट्स हैं वो इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ताकतवर बना के पेश करते हैं कि इस वक्त जो आपके थॉट्स हैं या इस वक्त जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इस मसले का कोई हल नहीं है, आप जो मेहनत कर रहे हैं वो ला हासिल है। वो तमाम चीज़ें अंदर ही अंदर उसमें ग्रो कर जाती हैं। अच्छा, अमूमन देखने में आया है इस किस्म के जो मरीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा पिसे हुए या निचले तबके में हमें नज़र आते हैं कि जिनके बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, और जब वो उन पे ओवरकम नहीं कर पाते तो वो इस किस्म के मसाइल का शिकार हो जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात वो हम ये मर्ज़ उन लोगों में भी देखते हैं कि जिनको बज़ाहिर हमें कोई प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आ रहे होते हैं और ना ही ऐसी कोई उनकी कैफियत होती है जिससे समझा जाए कि वो न्यूरोस्थीनिया में मुब्तला हो सकते हैं, लेकिन वो मुब्तला होते हैं। बाज़ औक़ात अगर हम जेंडर की बात करें तो फ़ीमेल हमें इस मर्ज़ में ज़्यादा नज़र आती हैं, क्योंकि थॉट्स यही हैं कि ख़वातीन कुछ कमज़ोर असाब की मालिक होती हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ और बहुत ज़्यादा मुसीबतों से घबरा जाती हैं और फिर वो खलल असाब में मुब्तला हो जाया करती हैं। ये तो थे वो तमाम साइन, सिम्टम्स, रीज़न्स जो कि न्यूरोस्थीनिया में मुब्तला मरीज़ों के मैंने आप लोगों को बताए। अब मैं 2 प्रॉब्लम्स की आपसे ज़रूर बात करूँगी। सबसे पहले तो पहला मसला जो होता है वो ये, ऐसे मरीज़ों को अपनी बीमारी का बयान करना ही एक बहुत मुश्किल अमर होता है। मीन्स कि वो अपनी बीमारी को बयान नहीं कर पा रहे होते हैं। कभी वो सर दर्द का बताते हैं, बहुत ज़्यादा मुस्तकिल सर में दर्द रहता है, कभी वो बताते हैं कि उनके सीने में बहुत ज़्यादा जलन रहती है, कभी वो बताते हैं उनका पूरा जिस्म दुख रहा होता है और कुछ नहीं है, कभी वो बताते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती, वो बेख्वाबी में मुब्तला होते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ़ कैफियत में मुब्तला होते हैं और मुख्तलिफ़ ही ज़ावियों से अपनी बीमारी को डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसी सूरत में डॉक्टर को बहुत मुश्किल हो जाती है कि वो इन तमाम भूल भुलैयों से घूमता हुआ वो सीधा मर्ज़ तक पहुंच सके। लेकिन अगर हमारी तशख़ीस सही होगी, अगर हम केस टेकिंग सही तरीके से कर सकेंगे तो फिर हम यकीनन इस मर्ज़ को डायग्नोज़ कर लेंगे। और जब जैसे जैसे हम मरीज़ को टाइम देंगे, उससे उसकी कैफियत पूछेंगे, उससे उसके तमाम बातें पूछेंगे, कब होता है दर्द आपको, कहाँ होता है, कैसे होता है, उस वक्त ज़्यादा होता है, इस वक्त कम होता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पे आ जाता है। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब अपने जब थॉट्स बयान करता है कि नहीं मुझे इस तरह भी फ़ील होता है और उस तरह भी फ़ील होता है, इस वक्त ज़्यादा होता है लेकिन कभी कभी उस वक्त कम भी हो जाता है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बीमारी को डिफ़ाइन करना शुरू कर देता है। लेकिन बहुत पेशेंटली हमें इस मरीज़ को डील करना पड़ता है, क्योंकि ये एक नुमायाँ होने वाली बीमारी नहीं है कि जिसे हम अल्ट्रासाउंड की मदद से पकड़ लें, जिसे हम बीपी ऑपरेटिस के ज़रिए चेक कर लें। ये ऐसी बीमारी नहीं है। इसमें हमें खोज लगानी पड़ेगी, हमें मरीज़ को एतमाद का रिश्ता, यानी कि उसे ये अंदाज़ा होना चाहिए कि जो वो डॉक्टर के साथ डिस्कस कर रहा है
वो डॉक्टर उनकी तमाम कैफियत को समझ रहा है, और तभी वो अपनी तमाम बातें खुलकर आपसे करेगा, और फिर आप उसके मसले तक पहुंच पाएंगे और कंफर्म हो जाएगा कि ये इनके खलल एसाब का ही खलल में मुब्तला मरीज़ों के लिए जो दूसरी मुश्किल होती है वो ये मानना कि वो जिस्मानी किसी बीमारी के बजाय ज़हनी बीमारी में मुब्तला होते हैं। वो ये मानने को तैयार ही नहीं होते, क्योंकि आजकल हमारे माशरे में ये कॉमन हो गया है कि अगर हम किसी को कहेंगे आपको कोई जहनी मर्ज़ लाहक है, तो वो समझेगा कि मैं पागल हो गया हूँ, या वो दूसरे लोग मेरे लिए क्या सोचेंगे कि ये मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो गया है। और वो ये बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि उन्हें कोई असाबी आर्ज़ा लाहिक हो सकता है, या वो किसी जहनी खलल में भी मुब्तला हो सकते हैं, अब रीज़न्स कोई भी रही हों। तो ये बहुत दूसरा मुश्किल मरहला होता है डॉक्टर के लिए कि डिफ़ाइन करना मरीज़ को भी और मरीज़ के रिलेटिव को भी कि ये असाबी खलल में मुब्तला हैं और इनको जहनी रिलैक्स की भी ज़रूरत है, और उसी तरह की ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है। असाब इंतहाई कमज़ोर हों, जिस्म में असाबी दर्दों की शिकायत भी वो कर रहा हो, और उसके साथ साथ असाबी कमज़ोरी के बायस वो बहुत ज़्यादा मायूसी, डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार भी हो, तो ऐसी सूरत में सबसे बेस्ट रेमेडी हमारे पास है काली फॉस। काली फॉस 200 में और 30 पोटेंसी दोनों में बेस्ट वर्क करती है एज़ पर सिम्टम्स, और मरीज़ की कंडीशन को देखते हुए काली फॉस का इस्तेमाल अगर किया जाए तो न्यूरोथीनिया में मुब्तला जो मरीज़ है वो बहुत जल्द शिफायाब हो सकता है। इसी तरह अगर किसी दुख गम की बाइस कोई मरीज़ न्यूरोथीनिया में मुब्तला हुआ है, या असाबी तौर पर कमज़ोर हो गया है, या उसके असाब उस गम और दुख की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, तो सबसे बेस्ट रेमेडी हमारे पास जो है वो है इग्निशिया 200, जो कि जज्बाती लिहाज से कमज़ोर मरीज़ को बहुत जल्द अफाका देती है, और बहुत ही तेज़ी के साथ मैंने इग्निशिया 200 के साथ मरीज़ों को सेहतयाब होते हुए देखा है। इसी तरह एक और खलल असाब के ऐसे मरीज़ जिसमें वो दो ज़मीरों में बटे हुए होते हैं, वो एक तरफ अच्छा भी सोच रहे होते हैं, दूसरी तरफ वही बात उन्हें नेगेटिव भी रुझान की तरफ माइल करती है, मतलब वो दोहरी शख्सियत का अगर हमें मरीज़ नज़र आए, उनका मैदा भी ख़राब हो, अगर सिम्टम वाइज देखा जाए तो अगर वो मैदे के किसी तकलीफ़ में भी मुब्तला हो और साथ साथ हमें दोहरी शख्सियत में मुब्तला नज़र आए, तो सबसे बेस्ट रेमेडी हमारे पास है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम 200 में इस सिचुएशन में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देती है, बहुत जल्दी शिफायाब कर सकती है ऐसे मरीज़ को। ज़्यादा दिमागी मेहनत करने वाले असाबी मरीज़, जैसा कि आजकल के दौर में हर कोई 9 to 5 9 to 8 की ड्यूटी सर अंजाम देता है, और अगर वो उनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और वो असाबी तौर पे बहुत ही ज़्यादा थकावट का शिकार हो गए हैं, और अगर हम उनसे उनकी केस टेकिंग करें और तमाम चीज़ें पूछें तो हमें उसमें कॉन्स्टिपेशन भी बहुत ज़्यादा नज़र आता है और पेट के अमराज नज़र आते हैं। तो इस सूरत में हमें नक्स वामिका को फौरी तौर पर सजेस्ट करना चाहिए। नक्स वामिका 200 की अगर हम तरफ देखेंगे तो ये एक बेस्ट रेमेडी होगी इस तरह के मरीज़ों के लिए। इसी तरह से हिस्टेरिया के मरीज़, बाज़ औक़ात एंग्जाइटी और डिप्रेशन में जो मरीज़ हैं वो हिस्टेरिक भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने लग जाते हैं और उनके असाब बिल्कुल ही जवाब दे जाते हैं, नर्वस ब्रेकडाउन की तरफ वो जा सकते हैं। तो इस सूरत में हमारे पास जो सबसे बेस्ट रेमेडी है वो है मास्कस, लेकिन एज़ पर सिम्टम्स मरीज़ की सूरत हाल को देखते हुए और मरीज़ की कंडीशन को बगौर देखकर फिर ही हमें ये तमाम अद्वियात इस्तेमाल करानी चाहिए। दोस्तों, ये तो थी कुछ साइन, कुछ सिम्टम्स, कुछ रीज़न्स जो कि मैंने आपको बताई असाबी तौर पर कमज़ोर मरीज़ों के लिए या खलाल आसाब में मुब्तला मरीज़ों के लिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने रवैयों पे भी गौर करने की ज़रूरत है, हमें अपने रवैयों को चेंज करने की ज़रूरत है। आजकल जो कि अगर हम किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं
तो हमें उनके एक्सपेक्टेशन पे भी पूरा उतरने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की व्लॉग। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रही होंगी, और जो छोटा सा मैसेज मैंने एंड में आपको दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मैसेज के ज़रिए बहुत से लोग अपनी ज़हनी सेहत को बेहतर कर पाएंगे। इसके साथ ही अपनी अगली व्लॉग तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।